को नमस्कार है। बायोलॉजी के इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम को और पाचन तंत्र से संबंधित सारे अंगों को बाई करके हम पढ़ेंगे, यानी बहुत इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि किस तरह से पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। आइए मिलकर के प्रयास करते हैं और खूबसूरत से इस माहौल को बनाते हैं। किस तरह से हम कहते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। आइए शब्दों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। इस फिगर को मैं आपको बनाना सिखा दूंगा और कैसे क्या क्या चीज़ होता है हर बात को मैं सिखा दूंगा। बहरहाल ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत खास होने वाली है और ख़ास करके जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 के लिए, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप मैट्रिक के लिए, और ख़ास करके 5-7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले मैं तंत्र की बात करूँ तो तंत्र का मतलब होता है समूह। तंत्र का मतलब क्या होता है? समूह या फिर सिस्टम। और सिस्टम जो होती है एक चीज़ से मिलके बनती नहीं है, कई चीज़ों का एक समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। तो ये सिस्टम है किस चीज़ का? पाचन का। तो पाचन का समूह मतलब पाचन से संबंधित जितने ऑर्गन्स हैं उन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाएगा? सभी को मिलाकर के कहा जाएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन से संबंधित सभी अंगों को एक साथ मिलाकर के क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। जैसे पाचन तंत्र में हमारा कौन कौन से हिस्सा आ जाएगा? स्टोमक आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, एस्टोमक आएगा, इसोफेगस आएगा। ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? पाचन से संबंधित अंग है, इसलिए अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। तो एक एक करके हम इसे लिखते हैं। तो कह रहे कि पाचन से संबंधित सभी अंगों को, पाचन से संबंधित सभी अंगों के समूह को, सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सारा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा? पाचन से संबंधित सभी अंग है, इसलिए अंगों को एक साथ मिला करके क्या कहा जाएगा? पाचन तंत्र कहा जाएगा। अब मेरे साथियों समझना ये भी है कि ये पाचन होता क्या है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पाचन होता क्या है। पाचन का मतलब होता है डाइजेशंस। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। और पाचन का अर्थ क्या होता है? जैसे जो हम मॉलिक्यूल्स खाते हैं, जैसे ये हमने सेब खाया, तो क्या ये सेब इतना बड़ा हमारा पेट इसको पचा पाएगा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर नहीं, हमारी कोशिका बहुत माइक्रो लेवल पे होती है। तो इसको कैसे पचाएगा सर? जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तब हमारी ये कोशिका इसको पचा पाएगी। इसका मतलब पाचन करने के लिए भोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, कार्बन के बड़े जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि पाचन यानी भोजन के बड़े बड़े जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन की जो अभिक्रिया होती है, उन पाचन को करवाने वाले ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये जो पाचन करवाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये पाचन करवाने के लिए हमारे पास कुछ अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियाँ होती हैं और कुछ फंक्शंस कार्य करते हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। पहले तंत्र का
मतलब हुआ पाचन से संबंधित सारे अंग। तंत्र का मतलब क्या हो गया? पाचन से संबंधित अंग। अंग पाचन से संबंधित सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन क्या होता है सर? भोजन के बड़े बड़े जटिल कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन ये होता कैसे है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पाचन जब हम बात करते हैं तो पाचन जो हम बात करते हैं यानी डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं। एक डाइजेशन में हमारा काम करेगा अंग, एक हमारा डाइजेशन में काम करेगा अंग, और या फिर काम करेगा हमारे पास ग्रंथि। क्या काम करेगा? ग्रंथि। या तो पार्ट्स हमारा काम करेगा या फिर हमारा ग्लैंड्स काम करेगा। दूसरा जो हमारा पाचन में कार्य करेगा वो पाचन का फंक्शन होगा। पाचन का क्या होगा? फंक्शन होगा, यानी कहाँ कहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है वैसे फंक्शन होगा, जिसे हम कहेंगे कायिकी। क्या कहेंगे हम? कायिकी कहेंगे। अब मेरे बच्चे ज़रा याद रखिएगा, अंग जो होती है और ग्रंथियाँ जो होती है उनमें अंतर क्या है? ग्रंथि जो होती है जहाँ से कोई अंग ही है एक ग्रंथि। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि कुछ और नहीं है, ये एक अंग है। ग्रंथि में बस इतना ही अंतर है कि वे अंग जहाँ से हार्मोन जूस हार्मोन जूस का मतलब रस इत्यादि निकलता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। इसका मतलब है सर, जैसे आँख से हमारा पानी निकलता है, क्योंकि आँखों में पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड्स, और इसका मतलब वो क्या हो गया? ग्रंथि हो गया। यानी अंग ऐसा जहाँ से जूस निकलता हो या हार्मोन्स निकलता हो, तो उन सारे अंगों को कहा जाता है ग्लैंड, और ग्लैंड बोले तो ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंड या फिर ग्रंथि कहा जाता है। अब ये चीज़ हम समझने के बाद जरा अब नीचे की तरफ आते हैं, तो अंग हमारे सहायता करेंगे और ग्रंथि सहायता करेंगे। दूसरा है कि कौन कौन से फंक्शन सहायता करेंगे। तो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया में जो होगा वो अंतःग्रहण होगा। भोजन को हम क्या करेंगे? अंतःग्रहण करेंगे, इंजेशन करेंगे, यानी खाना को सबसे पहले हम मुंह में लेंगे, उसको कहा जाता है इंजेशंस। INJESTION। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। फिर उस खाना को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, इसका मतलब है पाचन करेंगे। इसका मतलब हम पाचन करेंगे। फिर टूटे हुए खाना का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। खैर वो तो हम बहुत दूर पे आएंगे। टूटे हुए खाना का क्या होगा? शरीर जो है उसको अवशोषित करेगा, यानी एब्जॉर्बेशन कहते हैं, एब्जॉर्बेशंस। और पाचन को तो डाइजेशन, अंतःग्रहण को इंजेशंस, INGESTION, इंजेशन। अवशोषण के बाद क्या होगा? इसका स्वांगीकरण होगा। ये सब आप बाद में आप जानेंगे, पहले टर्मिनोलॉजी को हम बाद में बताएंगे। स्वांगी एसिमिलेशंस कहा जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम करेंगे परिवहन, और परिवहन के बाद अंतिम में हम करेंगे उत्सर्जन। ये हमारा फंक्शन होगा। कार्य किस प्रकार से होगा, लेकिन अंग और ग्रंथि कैसे कार्य करते हैं इनको हम समझते हैं। सबसे पहले तो पाचन में संबंधित अंग और अंग ग्रंथियों को हम समझेंगे। अंग है और अंग ग्रंथियां हैं, अंग ग्रंथि है, इनको समझने हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वीडियो को आपको तो बहुत धैर्यतापूर्वक देखना ही पड़ेगा। देखिए साथियों, हम जैसे ही बात करते हैं पाचन का, तो पाचन के लिए अंग जो जरूरी होता है वो पहला स्टार्टिंग होता है हमारा मुख गुहा। क्या होती है? मुख गुहा। मुख गुहा को कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहा जाता है? ओरल कैविटी। यानी जब कोई खाना हम खाते हैं, सबसे पहले पाचन करने के लिए मेरे बच्चे उस खाना को हम कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। और मुंह की जैसे ही गुफा, अंदर में कुछ स्पेस है, इसलिए कहा जाता है मुख गुहा या ओरल कैविटी। वकल कैविटी भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात, गुहा का मतलब होता है जहाँ पे खाली स्पेस है, उसे क्या कहा जाता है? गुहा कहा जाता है। बकल कैविटी कहा जाता है, ओरल कैविटी कहा जाता है। चलिए और बात सुनिए, मुख गुहा। तो मुख गुहा में खाना को डाला, मुख गुहा में क्या क्या फंक्शन होगा सर? तो मुख गुहा में हमारे पास अंग में पाया जाएगा एक दांत। क्या पाया जाएगा? दांत। और दांत इस खाना को क्या करेगी? छोटे छोटे टुकड़ाओं में तोड़ेगी। उसके बाद हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक होती है जीभ। एक क्या होती है? जीभ। और जीभ क्या करेगी? इस खाना को
इस खाना को चिकना बनाएगी, मिलाने का कार्य करेगी और इस खाना को स्मूथ बना करके आगे की ओर धकेलेगी ताकि ये हमारा निगल द्वार या कंठ द्वार में यहाँ इस मुंह के माध्यम से खाना गया। तो इसमें दो चीज़ हमें मिलेगा, एक तो मिलेंगे दांत और एक मिलेंगे हमारा जीभ, और दोनों खाना को छोटे छोटे टुकड़ा और चिकना बना करके आगे की ओर ट्रांसफ़र करेंगे और जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इस छोटे से भाग को कहा जाता है फेरिंग्स, या इसे कहा जाता है फेरिंग्स कहा जाता है। और फेरिंग्स कहने का मतलब होता है कि ग्रसनी, फेरिंग्स कहने का मतलब क्या होता है, ग्रसनी। तो यहाँ पे हमारा दो अंग कार्य करेगा, अंग तो कार्य करेगा ही करेगा, साथ में हमारा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम पड़ता है सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे ग्रंथि होती है, मुख गुहा में जो ग्रंथि होती हैं उनका नाम पड़ता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम पड़ता है, सलाइवरी ग्लैंड, यानी इसे हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। मेरे बच्चे लार ग्रंथि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अभी मैं केवल मुख गुहा की बातें कर रहा हूँ, यानी भोजन पाचन करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से पाया जाता है। और मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ मिलकर उस खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हैं, चिकना बनाते हैं और सान करके आगे की ओर भेजने का कार्य करते हैं। उसी मुख गुहा के अंदर पाई जाती है ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, 3, यानी 3 जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, 3 जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। एक का नाम पड़ता है पैरोटिड, पैरोटिड, और एक का नाम पड़ता है सबमैंडिबुलर, और एक का नाम पड़ता है सबलिंगुअल, एक का नाम सबलिंगुअल एक का नाम पड़ता है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब आसानी से देखिएगा, पैरोटिड जो होती है हमारी वो कान के नीचे होती है। ये क्या होती है, कान के नीचे, कान के नीचे होती है, कान के नीचे होती है। सबमैंडिबुलर जो हमारी होती है ये जबड़ा के नीचे होती है। कहाँ होती है, जबड़ा के नीचे। और सबलिंगुअल जो होती है, लिंगुअल कहने का मतलब जीभ से होता है, तो ये होता है जीभ, ये होता है जीभ के नीचे। हमने क्या कहा, अभी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस में हम आपको समझाते हैं। हमने कहा पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, जहाँ पर दांत सबसे पहले इस भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। जीभ उस भोजन को, लार को सान करके उस भोजन को चिकना बनाती है और मिक्सचर करके आगे की ओर बढ़ाती है। हमारे मुंह के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिस ग्रंथि का नाम पड़ता है लार ग्रंथि, और यहाँ से निकलता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों इसी का प्रकार है लार ग्रंथि का। पैरोटिड कान के नीचे पाया जाता है, सबमैंडिबुलर जबड़ा के नीचे और सबलिंगुअल जीभ के नीचे पाया जाता है। इस प्रकार से यानी हमने ये सीखा कि मुख गुहा के अंदर अंग भी पाए जाते हैं और ग्रंथियां भी पाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ पे भोजन का पाचन हमने देख लिया, यानी अभी अंगों को समझ रहे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ अंग पाया जाता है। इतना भोजन जब पाचित हो जाएगा, इतना जब भोजन पाचित हो जाएगा तो मैं बाद में बताऊंगा, इसी लार ग्रंथि के अंदर पाई जाती है कुछ एंजाइम्स। क्या पाया जाता है, एंजाइम्स, जिसे कहा जाता है सलाइवरी एंजाइम या टाइलिन एमाइलेस एंजाइम कहा जाता है। वो बाद की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अंगों को समझिए, फिर ग्रंथियों को समझिए, और फिर खाना कहाँ कहाँ पहुँचता है उसको समझिए, फिर लास्ट में हम सारी प्रोसेस को एक साथ बताएंगे। तो इतना हो गया। फिर खाना हमारे मुंह में जब ये तीनों ग्रंथियाँ मिलकर के भोजन सन जाएगा, फिर जाएगा हमारे ग्रसनी के पास, जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। ये ग्रसनी यहाँ पे एक जंक्शन का पॉइंट होता है। अब इसे समझते हैं। अब मुंह के बाद खाना कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी में चला जाएगा। इसको आप छाप लीजिए और फिर नीचे एरो दीजिएगा, यहाँ एरो दीजिएगा, और एरो मेरा जगह नहीं पड़ रहा इसलिए मैं यहाँ से अब लिखता हूँ। देखिए, उसके बाद जो खाना चला जाएगा हमारा ग्रसनी में जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी में, जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है,
फेरिंग्स। ग्रसनी कुछ और नहीं होती है, ग्रसनी जो होती एक जंक्शन का काम करती है। किसका काम कर सकती है? जंक्शन का काम करती है। यानी कोई चीज़ आ रहा है उसको कहाँ भेजना है और दूसरा कोई चीज़ आ रहा है उसको कहाँ भेजना है, इस ग्रसनी का कार्य होता है। यानी ग्रसनी में देखिए एक श्वास के द्वारा हवा जा रही है और एक मुंह से खाना जा रही है, यानी दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और जब खाना जाती है मुंह के अंदर तब ग्रसनी क्या करती है, यहाँ पे एक लगा होता है वॉल्व जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये खाने को क्या करती है, इधर वाले पाइप में न चला जाए जिसे कहा जाता है विंड पाइप। इधर वाला पाइप हमारा विंड पाइप है, इस विंड पाइप में हमारा खाना न चला जाए इसलिए एपिग्लॉटिस इस पाइप को बंद कर देता है और खाना हमारा चला जाता है ईसोफेगस या फूड पाइप के अंदर। अर्थात कह सकते हैं कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, तो ग्रसनी एक जंक्शन का कार्य करती है। यानी ये क्या करती हैं, यानी ये कुछ और नहीं करती हैं, हवा को कहाँ भेजती है, हवा को विंड पाइप में, विंड पाइप या विंड पाइप एवं भोजन को ग्रास नली जिसे इसोफेगस कहा जाता है, ग्रास नली में भेजती है। इसका कुछ और काम नहीं है, बस यही काम है कि जो खाना आया है उसको पहचान करे कि ये खाना है या हवा है। यही कारण है कि हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, क्योंकि दोनों का जंक्शन पॉइंट सेम है। बस जब खाना आती है तो खाने वाले पाइप जो होती है विंड पाइप, उसको एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है जो उसके बंद कर देता है ताकि खाना हमारा विंड पाइप में न जा सके। और ये खाना ससर के कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस जिसे फूड पाइप कहा जाता है। अब जरा देखिएगा, ईसोफेगस हमारा भेजती है, इसका मतलब है इसमें दो छिद्र होता है, एक को कहा जाता है निगल द्वार, क्या कहा जाता है, निगल द्वार, और एक को कहा जाता है कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार के जंक्शन पॉइंट को ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी का कार्य होता है कि हवा को विंड पाइप में और भोजन को ग्रास नली में भेजा जाए और विंड पाइप में खाना न चला जाए, इसीलिए इसके ऊपर एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन लगा होता है। क्या लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्रसनी के अंदर मेरे बच्चे कोई भी ग्रंथि नहीं होती है, कोई भी ग्रंथियाँ नहीं होती है, केवल ये भोजन के जंक्शन का काम करती हैं। इसका मतलब ये पार्ट्स में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। आगे की तरफ हम बात करते हैं। जैसे ही ग्रसनी में हमारा खाना होता हुआ चल जाता है, ग्रसनी से हमारा खाना फिर कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी से खाना हमारा चला जाएगा, देखिए माउथ से खाना गया ग्रसनी में, ग्रसनी के दो द्वार निगल द्वार और कंठ द्वार, तो कंठ द्वार से भोजन होता हुआ कहाँ माफ़ कीजिएगा, कंठ द्वार नहीं, निगल द्वार से खाना होता हुआ हमारे पास कहाँ चला जाएगा फिर, सर इस वाले पाइप में जिसको कहा जाता है OESOPHAGUS, ईसोफेगस। ओ से स्टार्ट है लेकिन ईसोफेगस नाम है और हिंदी में कहते हैं इसे निगल द्वार, निगल इसे कहते हैं भोजन नली, डायरेक्ट भोजन नली, ईसोफेगस भोजन नली या ग्रास नली कहा जाता है। इस वाले पाइप में भी भोजन की कोई ग्रंथियां वगैरह नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ अभी मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। इस वाले में पार्ट में भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, कोई ग्लैंड्स पार्ट्स वगैरह नहीं पाई जाती, इसलिए इस पाइप में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ये जो भोजन का पाइप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं होता है कि प्लेन होता है, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन आता है नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे भोजन कसता है फिर खुलता है, कसता है फिर खुलता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कर्मानुकुंचन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन, यानी इससे भोजन को क्या होता है, लचीला बनाया जाता है, चिकना बनाया जाता है। खैर वो तो बात अलग है। फिर भोजन हमारा कहाँ चला जाता है, पाइप से होता हुआ स्टोमक में आता है। स्टोमक के हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, स्टोमक को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन खाना हमारा अब कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस से होता हुआ खाना हमारा चला जाता है स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक मतलब आमाशय में चला जाता है, और आमाशय के अंदर पाई जाती है ग्रंथियाँ, और जिस ग्रंथि का नाम पड़ता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम पड़ता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी यहाँ पे ग्लैंड्स है और इससे निकलती है HCl, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है, जिस कारण से हमें पेट में गैस बनता है, और पेट के अंदर बहुत सारे कीटाणु वगैरह जो होते हैं उसको ये कार्य करती हैं मारने का। क्या कार्य करती है, ये मारने का कार्य करती हैं। पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो बनती हैं वो इसे क्या करती हैं, मारने का कार्य करती हैं।
अब और बात जब मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, पेट जो हमारा होता है उस एपिथेलियम ऊतकों की कोशिकाओं का बना होता है। और मैं आपको बात बताता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो स्रावन होता ही है। और ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ से न केवल HCl निकलता है बल्कि यहाँ से कुछ एंजाइम्स वगैरह भी निकलते हैं, जिस एंजाइम का नाम पड़ता है रेनिन और जिस एंजाइम का नाम पड़ता है पेप्सिन। पेप्सिन नाम पड़ता है। और ये रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, चूँकि ये दूध के पाचन में सहायता करते हैं। और पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। इसका मतलब स्टोमक में ग्लैंड्स होता है, HCl भी होता है, और ये सारे चीज़ होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। यानी यहाँ पे ग्रंथि होती है और यहाँ पे ग्रंथि नहीं, यहाँ पे ग्रंथि नहीं है, यहाँ पे ग्रंथियाँ हैं। दो जगह पे ग्रंथि मिल गई, भोजन का पाचन यहाँ भी होगा। अब जो हमारा खाना होता है इस पेट के बाद चला जाता है इस छोटी आंत में, इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बला पार्ट जो देख रहे हैं इसे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं उसमें जाता है, लेकिन याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। तो जैजुनम बीच वाला, इलियम लास्ट वाला। ड्यूडेनम भाग में क्या करती है, वहाँ पे दो पार्ट्स होती हैं, एक होती है ये यकृत और एक होती है पैनक्रियाज। दोनों से कुछ जूस निकलता है और गॉल ब्लैडर से होता हुआ यहाँ पे जाकर के वो स्टोर होता है। और स्टोर होकर के छोटी आंत में वो क्या करता है, फैट का पाचन करता है। फैट मतलब वसा का पाचन करता है। यानी छोटी आंत में लीवर और पैनक्रियाज अपना जूस को भेजती है जो वसा के पाचन में सहायता करती है। यानी पेट के बाद अब हमारा खाना कहाँ चला जाता है, ग्लैंड्स। पेट के बाद हमारा खाना जो चला जाता है, यहाँ देखिएगा, पेट के बाद खाना हमारा चला जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाती है, छोटी आंत में जाती है। और छोटी आंत में कौन कौन सी ग्लैंड कार्य करती हैं, तो एक लीवर कार्य करती है और एक पैनक्रियाज कार्य करती है। कौन करती है, पैनक्रियाज। और दोनों मिलाकर के किसका पाचन करती है सर, फैट का पाचन करती है। फैट का जैसे ही पाचन हो जाता है फिर ये बड़ी आंत में जाती हैं और बड़ी आंत में अवशोषण होता है, मतलब पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और जो बाकी बच जाता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस मैंने कुछ मिनटों में आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं स्टार्ट करूंगा मुख गुहा से, और मुख गुहा एक वीडियो में कवर करूंगा, दूसरे वीडियो में मैं ग्रसनी को कवर करूंगा, तीसरे वीडियो में मैं ग्रास नली को, चौथे में स्टोमक को, फिर लीवर, पैनक्रियाज, सारा होता हुआ ये वीडियो कंप्लीट होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से इसकी प्रोसेस चलती हैं। पाचन कहाँ पे होगा, अंतःग्रहण कहाँ होगा, परिवहन कहाँ होगा, उत्सर्जन कहाँ होगा, सारे को समझेंगे। लेकिन आज के लिए अलविदा चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे भाइयों, तो प्यारा सा हमें आप सब्सक्राइब करके बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगा। छोटी सी लेंथ है बोर्ड का, उसी में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे भाई समझ करके प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।